Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Let's begin another important class for upcoming AIMS NORCET exam 2022. First question. Normal plantar reflex response in adult is. अगर किसी अडल्ट क्लाइंट में आप बेबिन्स की रिफ्लेक्स चेक करते हैं तो कौन सी फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी? Flexion of the arm at elbow, extension of arm at elbow, extension of leg at knee, bending of toe downward. The right answer is option D. देखिए, जैसे मान लीजिए किसी छोटे बच्चे का पैर है, इस छोटे बच्चे के पैर के तलवे पे यदि आप कोई चीज लेकर इस प्रकार से उसे टच करते हुए मूवमेंट करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो इस बच्चे के पैर के अंगूठे और उंगलियां सभी एक्सटेंड होंगी, पीछे की तरफ फैलेंगी, एक फन की तरह फैनिंग स्ट्रक्चर बनाएंगी। ये बच्चों में नॉर्मल बेबिन्स की रिफ्लेक्स माना जाता है। बेबिन्स की रिफ्लेक्स अगर बच्चों में प्रेजेंट है तो ये नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अडल्ट्स के अंदर बेबिन्स की रिफ्लेक्स का पाया जाना एबनॉर्मलिटी को शो करता है। अब यदि किसी अडल्ट पर्सन के पैर को आप बेबिन्स की रिफ्लेक्स चेक करने के लिए इस प्रकार से आप किसी ऑब्जेक्ट द्वारा टच करते हैं तो अडल्ट का जो पैर का अंगूठा है वो नीचे की तरफ बैंड होना चाहिए, ना कि पीछे की तरफ और बाहर की तरफ। तो अगर ये नीचे की तरफ बैंड हो रहा है तो इसका मतलब है कि अडल्ट में बेबिन्स की रिफ्लेक्स एब्सेंट है और ये कंडीशन नॉर्मल है। बेबिन्स की रिफ्लेक्स बेबीज में प्रेजेंट होता है, अडल्ट के अंदर एब्सेंट होता है। बेबिन्स की रिफ्लेक्स प्रेजेंट होने का मतलब है जब पैर के तलवे पर हम किसी चीज से टच करेंगे तो बच्चे के अंगूठे और उंगलियां पीछे की तरफ फैलेंगी, फैनिंग स्ट्रक्चर शो करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following symptoms would the nurse assess to determine the oxygen status of a patient with iron deficiency anemia? किसी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट में ऑक्सीजन स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए कौन से सिम्टम्स देखे जाएंगे? Put your answers into comment section also. यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपने ऑप्शन बी को सेलेक्ट किया है तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट के अंदर क्या होता है, आरबीसी प्रॉपर तरीके से बनी नहीं होती या संख्या में कम होती हैं। आरबीसी कम होंगी तो आरबीसी पर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन भी कम होंगे। हीमोग्लोबिन कम होंगे तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बॉडी के अंदर कम होगी, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो अगर व्यक्ति थोड़ी बहुत भी एक्टिविटी करेगा तो उसकी बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, उसे पूरा करने के लिए शरीर में ना तो आरबीसी है ना ही हीमोग्लोबिन है, तो पर्सन थोड़ी बहुत भी एक्टिविटी करते ही थक जाएगा, तो हम कह सकते हैं डिक्रीज एक्टिविटी टॉलरेंस। इसके अलावा थोड़ी सी भी एक्टिविटी करने पर क्लाइंट को बहुत तेजी से सांस लेना पड़ेगा, ब्रीथलेसनेस उसे फील होगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिब्रॉइड यूट्रस इज मोर कॉमन इन। फिब्रॉइड यूट्रस किस उम्र की वुमेन्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? नल्लीपैरस, पोस्ट मेनोपॉजल, मल्टीपैरिटी, आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज। The right answer is option D. फिब्रॉइड यूट्रस है क्या? अगर किसी वुमेन के यूट्रस में नॉन कैंसरस ग्रोथ हो जाए, नॉन कैंसरस ट्यूमर बन जाए तो ये कंडीशन फिब्रॉइड यूट्रस कहलाता है। इस ट्यूमर का साइज कितना है
ये सिम्टम्स क्या आएंगे इस बात को डिसाइड करता है। जनरली वुमेन में कोई सिम्टम नहीं होते, लेकिन अगर कुछ वुमेन्स के अंदर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आदि देखने को मिलती है। फिब्रॉइड यूट्रस मिडिल और लेटर रिप्रोडक्टिव एज के अंदर मोस्टली देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल स्ट्रेंथ 5 मीन्स नॉर्मल, गुड, फेयर, पुअर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज नॉर्मल। याद रखिएगा, मसल स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए 1 से 5 तक का स्कोर दिया जाता है। 5 बेस्ट स्कोर है, यानी कि जॉइंट में हर तरह की मूवमेंट पॉसिबल है। रेसिस्टेंट के अगेंस्ट भी पर्सन मूव कर सकता है उस पर्टिकुलर मसल मूवमेंट जॉइंट को या एक्सट्रीमिटी को। अगर स्कोर 1 आता है तो इसका मतलब है कि क्लाइंट के अंदर बहुत कम जॉइंट मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, यानी कि उसमें मसल स्ट्रेंथ भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन एंड डेंजरस एक्सपोजर टू रेडिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ड्यू टू। प्रेगनेंसी के दौरान मोस्ट कॉमन और मोस्ट डेंजरस एक्सपोजर किसे माना जाता है? अल्ट्रासाउंड रेडिएशन को, चेस्ट एक्सरे रेडिएशन को, सिटी स्कैन रेडिएशन को, एब्डोमिनल एक्सरे रेडिएशन को। बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ पर चेस्ट एक्सरे की तुलना में सिटी स्कैन प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा रेडिएशंस का इस्तेमाल होता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान सिटी स्कैन करवाते हैं तो इससे बच्चे में टीरेटोजेनिक इफेक्ट आने का खतरा रहता है। इसी वजह से प्रेगनेंसी में सिटी स्कैन को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेवरेबल फीमेल pelvis फॉर नॉर्मल डिलीवरी इज। The right answer is option B, it is gynecoid। गायनेकॉइड पेल्विस को नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे बेस्ट टाइप ऑफ पेल्विस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी में किसे इंक्लूड किया नहीं जाता? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा एंटीरियर, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्लेम्शिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा प्रीविया एंड एक्लेम्शिया। ये तीनों ही कंडीशंस ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी मानी जाती हैं, लेकिन प्लेसेंटा एंटीरिया को हम ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी नहीं मानते, बिकॉज इस कंडीशन के अंदर बच्चे का एंगेजमेंट नहीं रुकता, यानी बच्चा इजीली एंगेज कर पाता है। सो इट इज़ नॉट अ ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, long term use of sedative and hypnotics in older persons lead to। ओल्ड एज पर्सन में यदि लंबे समय तक सीडेटिव्स और हिप्नोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हेडेक एंड नोजिया, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, स्लीप डिस्ट्रप्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर ओल्ड एज पर्सन्स के अंदर लंबे समय तक सीडेटिव्स और हिप्नोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाए तो उनमें स्लिप डिस्ट्रप्शन हो सकता है, नींद से संबंधित समस्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग पेल्विस इज नॉट करेक्ट।
इनमें से कौन सा पेल्विस पेयर सही नहीं है? The right answer is option C. It is anthropoid ape type. एंथ्रेपॉइड पेल्विस जो होता है वो ओवल शेप्ड होता है। गायनेकॉइड फीमेल टाइप बिल्कुल सही है, एंड्रॉइड मेल टाइप है और प्लेटिप्लॉइड फ्लैट टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजुअल एग्जामिनेशन फॉर अ 2 years old child इज डन विथ विच ऑफ दीज? 2 साल तक के बच्चे में आप विजुअल एक्यूटी को यदि चेक करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे? Snell chart, Allen color chart, covering right side of eye, dot test. The right answer is Allen color chart. याद रखिएगा, विजुअल एक्यूटी के एग्जामिनेशन के लिए अडल्ट पर्सन्स के अंदर सिनेल्स चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 2 साल तक की उम्र का बच्चा इस चार्ट में लिखे गए अल्फ़ाबेट्स को रीड नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ पर एलन कलर चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कलर को आइडेंटिफाई करके बच्चा अपनी आइज़ की एक्चुअल कंडीशन का हमें टेस्ट दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैज हाईएस्ट चांस ऑफ बिकम इन्फेक्टेड विथ एसटीडी? इनमें से किस पर्सन के अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने की संभावना सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए, इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स। ऑप्शन बी, unprotected sex with multiple partners. Option C, sex with people they don't know. Option D, homosexual. The right answer is option B. अगर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स किया जाए, वो भी अनप्रोटेक्टेड तरीके से, तो यहाँ पर एसटीडीज के होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ यूट्रस बाय 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज? 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी होने पर बच्चे का यूट्रस का साइज किसके बराबर हो जाता है? ऑप्शन 1, फुटबॉल की तरह। ऑप्शन 2, फीटल हेड की तरह। ऑप्शन 3, लाइक क्रिकेट बॉल। ऑप्शन 4, लाइक हैंस एग। ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर जो यूट्रस का आकार है वो फीटल हेड के समान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड नर्सिंग वॉज डिफाइंड बाय ICN इन विच ईयर? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने किस ईयर में नर्सिंग को डिफाइन किया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ईयर 1966 में वर्जीनिया हेंडरसन ने डिफाइन किया था नर्सिंग को, जिसे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने 1973 में अडॉप्ट किया था। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। 1966 के अंदर वर्जीनिया हेंडरसन द्वारा नर्सिंग की डेफिनेशन दी गई, उसे 1973 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैडन स्केल इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट
द रिस्क ऑफ, किस चीज के रिस्क को असेस करने के लिए ब्रेडन स्केल का इस्तेमाल किया जाता है? डेक्यूबिटस अल्सर, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज डेक्यूबिटस अल्सर। किसी भी क्लाइंट में बेड सोर्स या डेक्यूबिटस अल्सर्स होने की कितनी संभावना है, इसे असेस करने के लिए हम ब्रेडन स्केल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री? भारत को किस वर्ष पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 2014 के अंदर। 13 जनवरी 2011 को भारत में पोलियो का आखिरी केस मिला था। उसके बाद मार्च 2014 को भारत को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी अटेंड बाय? किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज को किस प्राइमरी प्रिवेंशन मेथड द्वारा प्रिवेंट किया जा सकता है? क्वारंटाइन, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, इम्यूनाइजेशन, एंटीबायोटिक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन प्राइमरी प्रिवेंशन का एक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client with bacterial pneumonia is admitted to pediatric unit. What would the nurse expect the admitting assessment to reveal? किसी बच्चे को बैक्टीरियल निमोनिया है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, पीडियाट्रिक यूनिट में एडमिट करवाया गया है। इस बच्चे के असेसमेंट के दौरान आपको कौन सी फाइंडिंग मिलेगी, ऐसा आप उम्मीद करते हैं? ऑप्शन ए, हाई फीवर, बी, नॉन प्रोडक्टिव कफ, सी, राइनाइटिस, डी, वॉमिटिंग एंड डायरिया? जब भी किसी बच्चे को निमोनिया डिजीज होता है तो उसमें कभी भी वॉमिटिंग और डायरिया जैसी फाइंडिंग देखने को नहीं मिलती। अगर किसी बच्चे को वायरल इन्फेक्शन के कारण निमोनिया हुआ है तो वहां पर राइनाइटिस देखने को मिलेगा। बैक्टीरियल निमोनिया होने पर राइनाइटिस देखने को नहीं मिलता। जब भी क्लाइंट को बैक्टीरियल निमोनिया होता है तो उसके अंदर प्रोडक्टिव कफ होता है, ना कि नॉन प्रोडक्टिव कफ। सो फाइनली हमारे पास बचा ऑप्शन ए, ये सही आंसर है। जब भी किसी बच्चे को बैक्टीरियल निमोनिया होगा तो उसमें आपको हाई फीवर जरूर देखने को मिलेगा। हाई फीवर, प्रोडक्टिव कफ, ये दोनों फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट है। निमोनिया को आप वेट लंग्स के नाम से भी जानते हैं, ये लंग्स का इन्फेक्शन है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइसेस की फॉर द कार्डियक डिजीजेज, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी वैल्यूबल हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी क्लाइंट को एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज़ है तो इसे आप कौन सी ड्रग देंगे, तो आप बताएंगे सबलिंगुअल रूट से नाइट्रोग्लिसरीन। एंजाइना पेक्टोरिस यानी चेस्ट पेन होने पर नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग ऑफ चॉइस है। सेकंड आता है एक्यूट वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया व्हेन रिफ्रैक्टरी टू कार्डियोवर्जन शॉक। इस सिचुएशन में हम एमियोडेरोन देंगे। एमियोडेरोन बेसिकली एक एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स है। फिर आता है सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, एसवीटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में एडिनोसिन या वीरापिमल दी जाती है। कार्डियक शॉक होने पर डोपामाइन इस्तेमाल करते हैं। हार्ट फेलियर होने पर डिगॉक्सिन दी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर याद रखेंगे। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होने पर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इस्तेमाल की जाती है। फ्रेंड्स,
मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इमेज बेस के लिए भी एक चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जॉइंट के टाइप्स और उनके एग्जाम्पल से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए इसे क्विकली रिवाइज कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले जॉइंट बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट की। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को आप स्पेनॉइडल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक बोन जो कि कप शेप होती है और दूसरी बोन जिसका अगला सिरा राउंडेड होता है, ये इस कप शेप्ड डिप्रेशन में सिट हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी फीमर बोन का हेड है और ये पेल्विस है। इस पेल्विस की ये जो एसिटाब्यूलम है, यहाँ पर ये फीमर का हेड फिक्स हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस जॉइंट के एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो इसमें हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट इंपॉर्टेंट है। हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इन जॉइंट्स में मैक्सिमम मोशन पॉसिबल है, 360 डिग्री मोशन पॉसिबल है। फिर आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में आप एंकल, एल्बो और नी, इन तीन जॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं। बेसिकली इस प्रकार के जॉइंट में एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट संभव हो पाती है। फिर हम बात करते हैं पाइवॉइड जॉइंट की। आपके जो फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रास हैं, इनके बीच का जो जॉइंट है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, उसमें ये पाइवॉइड जॉइंट पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं सैडल जॉइंट की। ये बेसिकली आपके कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट में पाया जाता है, यानी थंब में पाया जाता है। ये मेलियस और इंकस के बीच में मिडिल एयर में भी पाया जाने वाला जॉइंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ फूड बॉर्न इलनेस इज। अगर किसी पर्सन को फूड पॉइजनिंग हो जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सिम्टम कौन सा है? किडनी फेलियर, डायरिया, स्किन रैशेज या हेडेक? यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। याद रखिएगा, जब भी किसी पर्सन को फूड पॉइजनिंग होती है या फूड से कोई अचानक डिजीज कंडीशन हो जाती है, तो इस सिचुएशन में वॉमिटिंग और डायरिया को कार्डिनल साइन के रूप में माना जाता है, मेन साइन एंड सिम्टम के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन मींस NRHM किस वर्ष लॉन्च किया गया था? The right answer is option D। याद रखिएगा, भारत सरकार ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया था। 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया था 7 ईयर्स के लिए, फॉर 7 ईयर्स। और फिर इसके बाद 2012 में इसे आगे एक्सटेंड कर दिया। इस NRHM स्कीम का उद्देश्य था कि रूरल एरियाज के अंदर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को बेहतर किया जाए, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को बेहतर करने के उद्देश्य से NRHM प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। अगर आपसे पूछ ले नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन ये कब आया था, तो आप बताएंगे 1 मई 2013 को। NRHM की सक्सेस के बाद नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया 1 मई 2013 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट सेज आई टेक बेकिंग सोडा इन वाटर व्हेन आई गेट heartburn. The nurse suggests an antacid containing aluminium and magnesium hydroxide instead of baking soda. What is the advantage of these antacids have over baking soda? आपके पास एक पेशेंट आया और उसने कहा कि उसे जब भी हर्ट बर्न होता है, सीने में जलन होती है, तो वो बेकिंग सोडा ले लेता है।
आपने इस पेशेंट से कहा कि आप बेकिंग सोडा की जगह हार्टबर्न होने पर एंटासिड्स लीजिए जिसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो। हार्टबर्न के पेशेंट को बेकिंग सोडा की जगह एंटासिड जो कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड युक्त हो, क्या एडवांटेज है? क्यों नर्स के द्वारा उन्हें ये चीज लेने के लिए रिकमेंडेशन दी गई? फर्स्ट ऑप्शन, वन बाय वन हम इसके ऑप्शंस को आंसर के अकॉर्डिंग डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन कहता है दे कंटेन लिटिल इफ एनी सोडियम। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम होता, बहुत कम सोडियम होता है, इसलिए हमने इसे रिकमेंड किया। ऐसा नहीं है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में किसी भी प्रकार से सोडियम इंक्लूडेड नहीं होता। सेकेंड, एब्जॉर्प्शन बाय स्टमक म्यूकोसा इज मार्कली इनहेंस। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्टमक की म्यूकोसा के द्वारा तुरंत एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो हैं ये दोनों ही नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए तुरंत स्टमक द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए जा पाते। आप अगर क्लाइंट को एंटासिड दे रहे हैं जिसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है तो ये इनसॉल्युबल हैं, ये पेट में जाते ही तुरंत घुलेगा नहीं, इसे डिसॉल्व होने में समय लगेगा। सो ऑप्शन 2 इनकरेक्ट। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 3 की। देयर इज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन सिस्टमिक एसिड बेस बैलेंस व्हेन टेकन एज डायरेक्टेड। यस, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। आप इस पेशेंट से कहेंगे कि अगर आप इस प्रकार के एंटासिड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी में जाकर एसिड बेस में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे। मेटाबॉलिक ना तो एसिडोसिस कॉज करेंगे ना ही मेटाबॉलिक एल्किलोसिस कंडीशन कॉज करेंगे, क्योंकि ये रेडिली अवेलेबल नहीं है एब्जॉर्प्शन के लिए। नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स हैं, यानी ये तुरंत स्टमक द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होते। लास्ट ऑप्शन है आपका फ्यू साइड इफेक्ट सच एज डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन आर एक्सपीरियंस्ड इफ दे आर यूज्ड प्रॉपरली। इस प्रकार के एंटासिड्स का ये जो डायरिया कॉन्स्टिपेशन बताया जा रहा है, ऐसा कोई इफेक्ट या साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय। मलेरिया किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? The right answer is option 2, female anopheles mosquito। मलेरिया डिजीज प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा होने वाला डिजीज है जो कि फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट, strategies of rural health mission will help in which of the following? रूरल हेल्थ मिशन की स्ट्रेटजी किसके लिए हेल्पफुल है? ऑप्शन ए, एनहेंस कैपेसिटी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स की कैपेसिटी को बढ़ाती है। ऑप्शन बी, ये मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट को कम करती है। ऑप्शन सी, ये सब सेंटर्स को मजबूत बनाते हैं। ऑप्शन डी, सभी। The right answer is option D, all the above। रूरल हेल्थ मिशन जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स को मजबूत बनाता है, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट को कम करता है और सब सेंटर्स को भी मजबूत करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है?
यस एग्जैक्टली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हेपेटाइटिस बी को हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रूप में इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर प्रेग्नेंट मदर द्वारा बच्चे की मूवमेंट को फील करना क्या कहलाता है? Yes, exactly. Option A, quickening is the correct answer. Quickening is a first fetal movement felt by the mother during gestational age. Next question. The test that has most specific for myocardial infarction is, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा टेस्ट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कंडीशन में सबसे बेस्ट माना जाएगा? The right answer is option C, troponin I. Next question, safe strategy used for control of, किस डिजीज कंडीशन के कंट्रोल हेतु सेफ स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाती है? हर्पेस, ट्रैकोमा, गोनोकोकस, रिकेसिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द राइट आंसर इज ट्रैकोमा। सेफ स्ट्रेटजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ट्रैकोमा जो है एक ऑक्यूलर डिजीज है, आई डिजीज है, जो कि क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस के रिपीटेड इन्फेक्शन के कारण होता है। अगर इस इन्फेक्शन को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए तो इससे ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी पर्सन ब्लाइंड हो सकता है, अंधा हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस ट्रैकोमा कंडीशन के प्रिवेंशन हेतु सेफ स्ट्रैटेजी बनाई है। सेफ स्ट्रैटेजी क्या है? एस फॉर सर्जरी टू ट्रीट एंड स्टेज डिजीज, ए फॉर एंटीबायोटिक्स टू रिड्यूस द रिजर्वर ऑफ इंफेक्शन, एफ से फेशियल क्लीनलीनेस एंड ई से एनवायरमेंट इंप्रूवमेंट टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रैकोमैटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज नोन एज, यूट्रस की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन होना क्या कहलाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज एंडोमेट्राइटिस। यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम। अगर इस लेयर में इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये कंडीशन एंडोमेट्राइटिस कहलाती है। ऑप्शन ए में बताया गया है वेजिनाइटिस। वेजिनाइटिस वह कंडीशन है जिसमें वेजाइना या वल्वा एरिया में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो, साथ ही पेन, डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन फील हो। ऑप्शन बी के अंदर बताया गया है एंडोसर्विसाइटिस। एंडोसर्विसाइटिस वह कंडीशन है जिसमें यूट्रस की लाइनिंग के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिनोमायोसाइटिस की। एडिनोमायोसाइटिस वह कंडीशन है जिसमें यूट्रस की एंडोमेट्रियम में बिनाइन ग्रोथ हो जाती है, जो कि यूट्रस की मस्कुलर लेयर यानी मिडिल लेयर को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सभी मेथड्स में से कौन सा मेथड बॉडी के द्वारा हीट लॉस करने का मोस्ट कॉमन मेथड है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवोपरेशन।
द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज रेडिएशन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रेडिएशन द्वारा कितना बॉडी हीट लॉस होता है तो आप बताएंगे सबसे ज़्यादा 60% हीट लॉस होता है रेडिएशन के द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा मेथड है तो आप बताएंगे वो होता है इवोपोरेशन। 22% हीट लॉस इस मेथड द्वारा होता है। थर्ड नंबर पर आता है कन्वेक्शन, इसमें 15% हीट लॉस होता है। और लास्ट आता है कंडक्शन, 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा आर। प्लेसेंटा के क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 कहता है ट्रांसमिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन मदर एंड फीटस। मदर से बच्चे को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है प्लेसेंटा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 कहता है बैरियर फंक्शन की तरह काम करता है, हर चीज को मदर से बच्चे में नहीं जाने देता, सेलेक्टेड चीजों को ही जाने देता है, बिल्कुल सही है। इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन भी रोकता है ये। ऑप्शन 3 कहता है प्रोड्यूस द हार्मोन नेसेसरी टू मेंटेन प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन प्लेसेंटा द्वारा होता है जिससे कंटिन्यूअसली जो प्रेगनेंसी है मेंटेन रहती है। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट टर्म द वेट ऑफ प्लेसेंटा इज अबाउट। टर्म प्रेगनेंसी पर प्लेसेंटा का वेट कितना होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, 500 ग्राम्स। टर्म प्रेगनेंसी पर प्लेसेंटा का वजन लगभग आधा किलो के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी इज इम्पेयरमेंट ऑफ। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देने के बाद कॉमन साइड इफेक्ट के रूप में किसका इम्पेयरमेंट देखा जाता है? जजमेंट, स्पीच, थॉट, मेमोरी। बिल्कुल सही है आपका आंसर, एक्सीलेंट। ईसीटी के बाद मेमोरी का इम्पेयरमेंट देखा जाता है। जब भी किसी डिप्रेशन वाले पेशेंट में ट्रीटमेंट के लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है तो इस पर्सन में टेम्परेरी मेमोरी इम्पेयरमेंट देखा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमनली क्या होता है तो आप बताएंगे ईसीटी के बाद पर्सन को कंफ्यूजन होता है, हेडेक हो सकता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ भी हो सकता है। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में इसे कई बार पूछा गया है। द डोज ऑफ पीडियाट्रिक आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट सप्लाइड अंडर आरसीएच प्रोग्राम इज। आरसीएच प्रोग्राम के अंतर्गत जो आईएफए टैबलेट्स दी जाती हैं उसकी डोज आपको बताना है। यहाँ पर पीडियाट्रिक टैबलेट है, इस चीज पर गौर कीजिएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, 20 mg of elemental ferrous and 100 microgram of folic acid daily for 100 days. It is the correct dose. फेरस कितना देंगे? 20 mg, 20 मिलीग्राम। और फॉलिक एसिड कितना होगा? 100 माइक्रोग्राम। कितने दिन के लिए होगा? 100 डेज के लिए। दिस इज द पीडियाट्रिक डोज। Next question, a 6-month-old client is admitted with possible intussusception. Which question during the nursing history is least helpful in obtaining information regarding this diagnosis?
इंटुसप्शन का मतलब होता है इंटेस्टाइन का एक के ऊपर एक चढ़ जाना, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। बेसिकली इंटेस्टाइन का टेलीस्कोपिंग अपीयरेंस हो जाता है। इस सिचुएशन में बच्चा स्टूल पास नहीं कर पाता। अब आपको इस 6 महीने के बच्चे जिसमें इंटुसप्शन कंडीशन होने की संभावना है, हॉस्पिटल में आने पर इसके पेरेंट्स से कौन सा क्वेश्चन पूछना बिल्कुल बेमतलब का होगा, यानी कि इस क्वेश्चन को यहाँ नहीं पूछना चाहिए, ऐसे ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, टेल मी अबाउट हिज पेन। आप कहेंगे उनके पेरेंट्स से कि मुझे इस बच्चे के पेन के बारे में बताएं। ऑप्शन बी, व्हाट डज दिस वॉमिटिंग लुक लाइक। बच्चे में किस तरह की वॉमिटिंग हो रही है। ऑप्शन सी, डिस्क्राइब हिज यूजुअल डाइट। हमें इस बच्चे की डाइट के बारे में बताएं। ऑप्शन डी, हैव यू नोटिस चेंजेस इन एब्डोमिनल साइज। क्या आपने बच्चे के पेट में साइज में चेंज आते हुए देखा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बच्चे बच्चे की उम्र 6 महीने की है और 6 महीने की उम्र में बच्चा क्या डाइट ले सकता है, कितनी डाइट ले सकता है, इसके बारे में पूछना व्यर्थ है, ये सभी जानते हैं। सो ऑप्शन सी इनकरेक्ट। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कार्डियक अरिथमियाज में से 3 इंपॉर्टेंट टाइप के कार्डियक अरिथमियाज की। कार्डियक अरिथमियाज का मतलब होता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस की जो रिदम है उसमें डिस्टरबेंस आ जाए। नॉर्मली हमारा हार्ट 60 टू 100 बीट्स पर मिनट की रेट से कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये रेट इससे कम हो जाए नॉर्मल ड्यूरेशन से या इससे ज़्यादा हो जाए तो ये कंडीशन अरिथमिया या डिसरिथमिया कहलाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल साइनस रिदम। नॉर्मल साइनस रिदम जो है एट्रियल या वेंट्रिकुलर रेट 60 से 90 बीट्स पर मिनट के बीच होने पर मानते हैं। अगर हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट दोनों 60 से 90 बीट्स पर मिनट की रेट से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कंडीशन नॉर्मल साइनस रिदम कहलाएगी। नेक्स्ट, साइनस ब्रेडिकार्डिया। अगर हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम हो जाए तो ये कंडीशन साइनस ब्रेडिकार्डिया कहलाती है। ईच पी वेव फॉलोड बाय QRX कॉम्प्लेक्स। मैनेजमेंट की बात की जाए तो इसमें डोपामाइन, एट्रोपिन, IV, एफिनेफ्रिन इफ एट्रोपिन इज नॉट इफेक्टिव एंड ट्रांसक्यूटेनियस पेसमेकर्स आर यूज्ड। ये सभी चीज़ें साइनस ब्रेडिकार्डिया की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ पर बताई गई हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से कई बार चीज़ों को पूछा गया है। सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि किसी क्लाइंट को साइनस ब्रेडिकार्डिया है तो इसमें हार्ट रेट कितनी होगी, तो आप बताएंगे 60 से कम। आपसे पूछा जा सकता है कि साइनस ब्रेडिकार्डिया होने पर हमारे पास एट्रोपिन है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है, तो आप क्या देंगे, तो आप कहेंगे एपिनेफ्रिन। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो अलर्ट एंड एक्टिव। साइनस टैकीकार्डिया वह कंडीशन है जिसमें हार्ट रेट जो है 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है, इस चीज़ पर गौर करिएगा। यहाँ पर जो हार्ट रेट है वो 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर QRX कॉम्प्लेक्स जो है पी वेव को फॉलो करता है। मैनेजमेंट की बात की जाए तो साइनस टैकीकार्डिया होने पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टल थर्मामीटर नीड टू इंसर्ट अप टू। रेक्टल थर्मामीटर को टेम्परेचर लेने के लिए हम कितना इंसर्ट करेंगे। यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। 0.5 से 1.5 इंचेस, आधा से 1.5 इंच तक हम थर्मामीटर को रेक्टल टेम्परेचर लेने हेतु इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट अ पेशेंट who is to receive digoxin to report development of which of the following side effect। एक क्लाइंट जिसे आप डिगॉक्सिन ड्रग दे रहे हैं उसे
कौन से साइड इफेक्ट होते ही तुरंत आपसे बताने का इंस्ट्रक्शन देंगे, डॉक्टर से बताने का इंस्ट्रक्शन देंगे? ऑप्शन ए लॉस ऑफ एपेटाइट, ऑप्शन बी रिंगिंग इन द ईयर्स, ऑप्शन सी साइंस ऑफ ब्रूइजिंग, ऑप्शन डी सेंसिटिविटी टू सनलाइट। देखिए, डिगॉक्सिन ड्रग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, इसे आप ज़रूर पूरा तैयार करके जाएं। पिछले कुछ दिन पहले ही हमने इस पर सेपरेट वीडियो भी तैयार किया है, आप ज़रूर उसे देखिएगा। डिगॉक्सिन ड्रग लेने वाले पर्सन्स में यदि लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, भूख नहीं लगती, तो ये हमें इस ड्रग की टॉक्सिसिटी को बताती है। ऐसा होते ही हमें तुरंत इन्फॉर्म किया जाए, ऐसा क्लाइंट को समझाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 93 years old client in a nursing home has been eating less food during meal times. What is the priority nursing intervention? एक 93 साल का पेशेंट खाना कम खा रहा है, इस सिचुएशन में प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या किया जा सकता है? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3। जब किसी व्यक्ति की उम्र 93 ईयर्स की हो जाती है, तो उसमें साइकोमोटर रिटार्डेशन होता है, यानी कि पेशेंट के बॉडी और माइंड हर काम को करने में बहुत समय लेते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति ओल्ड एज में है और वो कम खाना खा रहा है, तो आप उस पर्सन को ज़्यादा टाइम दीजिए ताकि वो अपने खाने को फिनिश कर सके। ऐसे पर्सन्स को किसी भी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के लिए नॉर्मल से ज़्यादा समय देना चाहिए। और याद रखिएगा, खाने का जो समय है, उस समय रिलैक्सिंग होना चाहिए और सोशल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a lesion in the occipital lobe of cerebrum affect। सेरिब्रम के ऑक्सीपिटल लोब में अगर लीजन हो जाए तो कौन सा फंक्शन प्रभावित होगा? विजन, स्पीच, हियरिंग, पर्सनैलिटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। गौर कीजिएगा, हमारा जो सेरिब्रम है वो ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर इस सेरिब्रम के अलग अलग पार्ट्स पर ध्यान दिया जाए, तो इस एरिया में अलग अलग एरियाज में अलग अलग सेंसरी परसेप्शन एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि अगर आप ऑक्सीपिटल लोब की बात करें तो वहाँ पर विजुअल एरिया होता है। टेम्पोरल लोब की बात करें तो वहाँ पर ऑडिटरी एरिया होता है। टेम्पोरल लोब में ही ऑल्फैक्टरी एरिया भी होता है। ऑल्फैक्टरी एरिया आपके सूंघने की क्षमता, स्मेलिंग से रिलेटेड है। ऑडिटरी आपके सुनने की क्षमता से रिलेटेड है। इसके अलावा पैराइटल लोब्स के अंदर गस्टेटरी एरिया होता है जो कि टेस्ट से रिलेटेड है। पैराइटल एरियाज के अंदर सोमैटोसेंसरी एरिया पाया जाता है और फ्रंटल लोब के अंदर मोटार एरिया पाया जाता है। ये सभी पॉइंट्स हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। एक बार फिर से गौर कीजिएगा, समय कम हो पाने के कारण मैं आपको हर चीज़ लिखकर नहीं बता पा रहा हूँ। हमारी कोशिश है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुँचाया जाए। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और तुरंत इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। ऑक्सीपिटल लोब विजुअल एरिया, टेम्पोरल लोब ऑडिटरी एरिया, टेम्पोरल लोब ऑल्फैक्टरी एरिया, पैराइटल लोब गस्टेटरी एरिया, पैराइटल लोब सोमैटोसेंसरी एरिया, फ्रंटल लोब मोटार एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, herpes zoster is a common disease caused by।
The right answer is option B. It is a viral infection. किसी भी व्यक्ति को जीवन में एक बार ही चिकन पॉक्स डिजीज होता है, लेकिन अगर किसी पर्सन में ये चिकन पॉक्स डिजीज कॉजिंग वायरस दोबारा से एक्टिवेट हो जाए तो ये कंडीशन हर्पिस जोस्टर कहलाती है। नेक्स्ट, एक साल की उम्र पर नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 4। एक साल के बच्चे की रेस्पिरेशन रेट 26 से 30 ब्रीथ्स पर मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पिस इज द ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट फॉर। हॉस्पिस केयर किसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखिएगा जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछी भी गई है। दो शब्द हैं, हॉस्पिस और दूसरा होता है पैलिएटिव। अक्सर हम इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजली यूज करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी किसी डिजीज से सफरिंग है जिसका इलाज संभव नहीं है और उसकी डेथ होना लगभग निश्चित है, तो उसे जो केयर दी जाती है उसे हम कई बार हॉस्पिस केयर भी नाम दे देते हैं, कई बार पैलिएटिव केयर भी नाम दे देते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क है। इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। गौर कीजिएगा, जब आपको ये पता चल जाए कि व्यक्ति की डेथ होना निश्चित है, अब इसका इलाज संभव नहीं है, आप ट्रीटमेंट स्टॉप कर देते हैं उस पर्सन का और सिर्फ उसे पेन किलर आदि देकर स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करते हैं। तो डिजीज का ट्रीटमेंट रोक देने के बाद क्लाइंट को जो केयर दी जाती है उसे आप हॉस्पिस केयर के नाम से जानते हैं। और पैलिएटिव केयर वह केयर है जो किसी टर्मिनली इल पेशेंट को डायग्नोसिस होने के बाद ट्रीटमेंट के साथ साथ दी जाती है। पैलिएटिव केयर पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर्स को ऐसे किसी डिजीज के आइडेंटिफाई होने के बाद ट्रीटमेंट के साथ दी जाती है जिसका इलाज संभव नहीं है। सो हॉस्पिस एंड पैलिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमोफोबिया मीन्स। गैमोफोबिया का क्या मीनिंग है? यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। अगर किसी क्लाइंट को मैरिज से इरेशनल फियर हो तो ये कंडीशन गैमोफोबिया है। शादी से डर लगना गैमोफोबिया है। फियर ऑफ साउंड को आप फोनोफोबिया के नाम से जानते हैं। फियर ऑफ सोशल आइसोलेशन को आप ऑटोफोबिया या मोनोफोबिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटावेलेंट वैक्सीन किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये 5 वैक्सीन मिलकर पेंटावेलेंट वैक्सीन कहलाते हैं। यानी एक वैक्सीन लगाने पर 5 अलग अलग डिजीजेस से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसिडेंस ऑफ थायराइड इज कॉमन व्हेन द अमाउंट ऑफ आयोडीन इन साल्ट कंज्यूम्ड इज लेस देन। खाने में कितनी आयोडीन की मात्रा कम, कितने से आयोडीन की मात्रा कम होने पर थायराइड होने की संभावना बढ़ जाती है? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। देखिएगा, यहाँ पर दो चीजें हैं। अगर प्रोडक्शन लेवल पर
आयोडाइजेशन आपसे पूछा जाए तो ये 30 पार्टिकल्स पर मिलियन होना चाहिए, 30 ppm होना चाहिए। और कंज्यूमर लेवल पर यानी कि जब नमक थैली में पैक होके आपके घर पहुंच चुका है तो इसमें 15 पार्टिकल्स पर मिलियन होना चाहिए। अगर इससे कम आयोडीन है तो इससे आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जैसे कि थायराइड आदि हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following gland secrete hormones to maintain normal metabolic rate of the body? नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है? थायराइड, पैंक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, थायराइड ग्लैंड। हमारी थायराइड ग्लैंड के द्वारा अलग अलग सेल्यूलर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करवाया जाता है जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना, पेरिस्टाल्सिस शुरू करवाना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज को बढ़ाना आदि के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन की वजह से हाइपोकैल्सीमिया डिजीज हो सकता है? The right answer is ऑप्शन बी, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ये हार्मोन ब्लड में मौजूद कैल्शियम को यहाँ से निकालकर बोन्स को दे देता है। बोन इसे अपने अंदर स्टोर करके मजबूत होती हैं, थिक होती हैं। तो अगर इस हार्मोन का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो ब्लड से ये सारी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके बोन में डिपॉजिट करवा देगा और ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी। इसे ही हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMNCI की फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। The right answer is option 3, Integrated Management of Newborn and Childhood Illness. Integrated Management of Newborn and Childhood Illness. Next question, important steps to prevent hypothermia in the newborn is. किसी न्यूबॉर्न बेबी में यदि आपको हाइपोथर्मिया होने से रोकना हो तो कौन सा स्टेप इस्तेमाल करेंगे? मेंटेन वार्म चेन, मेंटेन कोल्ड चेन, मेंटेन क्लीन चेन या ये सभी? ऑप्शन ए करेक्ट। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है बच्चे का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से कम हो जाना। ये एक बहुत ही डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और इसे प्रिवेंट करने के लिए हम वार्म चेन मेंटेन करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वार्म चेन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं तो वार्म चेन में टोटल 10 चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, जिसमें डिलीवरी रूम को वार्म रखना, इमीडिएट ड्राइंग, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ब्रेस्ट फीडिंग, बाथिंग एंड वेगिंग पोस्टपोन्ड, appropriate clothing, appropriate bedding, mother and baby keep together, warm transportation, warm resuscitation, training and awareness rising. Next question, azotemia is a symptom seen in. किस कंडीशन में एजोटीमिया देखने को मिलता है? डायबिटीज मेलाइटिस, ARF, PEM, स्क्रैवी। The right answer is ऑप्शन बी, एक्यूट रीनल फेलियर। अगर किसी क्लाइंट में एजोटीमिया कंडीशन है तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म होने पर कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलती है? डायफोरेसिस यानी एक्सेसिव स्वेटिंग, ड्राई ब्रिटल हेयर, मेनोरेजिया, कोल्ड सेंसिटिविटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डायफोरेसिस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी क्लाइंट में थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा बन रहा है तो इसे क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। और इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे तो आप बताएंगे? गोइटर, एक्सोप्थैलेमस, हीट इनटॉलरेंस, डायफोरेसिस, ओवर ईटिंग, पाल्पिटेशन, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, वेट लॉस, मैनी मोर। इसके अलावा रिमेनिंग ऑप्शंस में जो भी फीचर्स बताए गए हैं ये सभी हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, स्लीपिंग पल्स रेट इज क्लासिकली इंक्रीज्ड इन। सोते समय व्यक्ति की पल्स रेट का अचानक बढ़ जाना किस कंडीशन से रिलेटेड है? हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म। यस, बिल्कुल सही हैं आप। हमने अभी जस्ट इस चीज़ के बारे में बताया है कि हाइपरथायरॉयडिज्म होने पर टैकीकार्डिया होता है और टैकीकार्डिया ही कहीं ना कहीं सोते समय भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, all the learning activities which are planned and guided by the school, whether they are carried out in groups or individually, inside and outside the school, known as। किसी स्कूल के द्वारा प्लान की गई लर्निंग एक्टिविटीज़, चाहे वो ग्रुप में कैरी की जाएं या इंडिविजुअली स्कूल के अंदर परफॉर्म की जाएं या स्कूल से बाहर, क्या कहलाती हैं? लेसन प्लान, कैरिकुलम, डेमोन्स्ट्रेशन, सुपरविजन। एग्जैक्टली, इट इज कॉल्ड कैरिकुलम। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ कूफर सेल्स। कूफर सेल्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये आपको बताना है। फैगोसाइटिक, सेक्रेटरी, पिनोसाइटिक, एक्सक्रीटरी। द राइट आंसर इज ऑप्शन वन, फैगोसाइटिक फंक्शन। कूफर सेल माइक्रोफेज सेल की तरह काम करती हैं। ये हमारे बॉडी में पहुंचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हार्मफुल हों उन्हें किल करने का काम करती हैं। कूफर सेल बेसिकली लीवर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिसन्स डिजीज इज कॉज्ड बाय इनसफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। किस हार्मोन की कमी से एडिसन्स डिजीज होता है? थायराइड, पैराथायराइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इंसुलिन। यस, ऑप्शन सी करेक्ट। एडिसन्स डिजीज एक ग्रेजुअली होने वाला डिजीज है जो कि एड्रिनल ग्लैंड की फंक्शनिंग कम होने पर देखने को मिलता है। सिंपली कहें तो हमारे शरीर में यदि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का प्रोडक्शन ना हो तो एडिसन्स डिजीज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RNTCP प्रोग्राम को किस प्रोग्राम द्वारा रिप्लेस किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री, NTEP। ट्यूबरक्यूलोसिस से रिलेटेड 3 प्रोग्राम्स आए थे। सबसे पहले टीबी, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम आया, फिर इसका नाम बदलकर रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम रखा गया जिसे आप RNTCP कहते हैं। उसके बाद में इसे अब वापस चेंज किया गया है और ये अब
नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, NTEP। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student nurse is learning to assess blood pressure. What does the blood pressure measure? ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के दौरान आप किस चीज को मेजर करते हैं? फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द सर्कुलेशन, फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट आर्टेरियल वॉल, फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट venous wall, flow of blood through the heart. The right answer is option 2, force of blood against arterial wall. हमारी आर्टरीज के अगेंस्ट ब्लड द्वारा कितना फोर्स लगाया गया, इस चीज का मेजरमेंट ही ब्लड प्रेशर कहलाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू 120/80 mm ऑफ Hg होती है। इस चीज को आप जानते हैं। कई बार इसे किलो पास्कल में पूछ लिया जाता है, kPa वैल्यू में पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे 16/11 kPa किलो पास्कल के हिसाब से भी इसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉप्लिक स्पॉट्स किस डिजीज से संबंधित हैं? पर्टुसिस, मीजल्स, जापानीज एन्सेफेलाइटिस या डिप्थीरिया? कॉप्लिक स्पॉट्स मीजल्स डिजीज से संबंधित हैं। इस मीजल्स डिजीज को आप रूबियोला के नाम से भी जानते हैं। कॉप्लिक स्पॉट्स मीजल्स डिजीज होने पर अर्ली स्टेज में देखने को मिलते हैं। ये हमारी बकल म्यूकोसा में फर्स्ट और सेकंड मोलार अपर मोलार टीथ के पैरेलल मौजूद रहते हैं। कॉप्लिक स्पॉट्स मिट्टी के छोटे सफेद दाने के आकार के होते हैं और इनके चारों तरफ लाल घेरा पाया जाता है, रेड रिंग पाई जाती है। नेक्स्ट, लेवल ऑफ केयर दैट इंक्लूड मेडिकल थेरेपी एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में सर्जिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल थेरेपी दी जाती है? The right answer is option D, tertiary level. थेरेपीज और सर्जरी टर्सरी लेवल के लिए उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉकजॉ जिसे आप ट्राइस्मस के नाम से भी जानते हैं, ये किस डिजीज में देखे जाने वाला इंपॉर्टेंट सिम्टम है? यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये टिटनेस डिजीज में देखा जाता है। टिटनेस डिजीज से कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। टिटनेस को आप न्यूबॉर्न बेबीज में 8th डे डिजीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जन्म के बाद 8वें दिन जनरली देखा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी नियोनेट में, किसी न्यूबॉर्न बेबी में नियोनेटल टिटनेस यदि हो जाता है तो पहला साइन क्या देखने को मिलेगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर सबसे पहला साइन है कि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ब्रेस्ट को सक नहीं कर पाएगा, और दूसरी बात, यहाँ बच्चे में एक्सेसिव क्राइंग देखने को मिलेगी, यानी बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा और ब्रेस्ट फीडिंग के समय ब्रेस्ट को सक नहीं कर पाएगा। ये दोनों फाइंडिंग नियोनेटल टिटनेस को बताती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टिटनेस डिजीज के कार्डिनल साइन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर 3 साइंस इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला ट्राइस्मस, जिसे आप लॉक जॉ या इनएबिलिटी टू ओपन माउथ के नाम से जानते हैं। टिटनेस डिजीज होने के बाद इसके जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, इसके द्वारा लगातार टॉक्सिन्स बनाए जाते हैं। ये टॉक्सिन्स हमारे जॉ मसल्स में जाकर स्पाज्म पैदा करते हैं, जिससे पर्सन चाहकर भी अपने माउथ को प्रॉपरली ओपन नहीं कर पाता। सेकेंड कार्डिनल साइन आता है रिसस सार्डोनिकस, फोर्स्ड ग्रेन एंड रेज्ड आईब्रोज। रिसस सार्डोनिकस का मतलब है चेहरे की एक एबनॉर्मल अपीयरेंस, जिसमें पेशेंट के जबड़े तो जकड़े हुए दिखाई देते हैं
और उसकी आईब्रोज हमेशा रेज्ड रहती हैं। और लास्ट आता है ओपिस्थोटोनस पोजीशनिंग। इसमें टॉक्सिन्स के कारण पर्सन का न्यूरॉन सिस्टम प्रभावित होता है, इनके मसल्स में स्पाज्म आते हैं और इस प्रकार की कंडीशन में पर्सन बैकवर्ड आर्चिंग को शो करता है। नॉर्मली क्या होता है, पर्सन सीधा लेटता है, लेकिन ओपिस्थोटोनस कंडीशन होने पर पर्सन में बैकवर्ड आर्चिंग देखने को मिलती है, यानी पर्सन पीछे की तरफ ऐसे मुड़ जाता है, उसकी कमर पीछे की तरफ धनुष के आकार की हो जाती है। Next question. The nurse is assisting a client with diverticulitis to select appropriate food. Which food should be avoided? डाइवर्टिक्यूलोसिस के पेशेंट को कौन से फूड सब्सटेंस नहीं लेने चाहिए? ब्रैन, फ्रेश पीचेस, कुकुम्बर सैलड, यीस्ट रोल्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कुकुम्बर सैलड। देखिएगा, जब भी किसी पर्सन को डाइवर्टिकुलोसिस होता है तो उस पर्सन की इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे पाउच बन जाते हैं, और अगर व्यक्ति कोई ऐसा सब्सटेंस खाता है जिसमें बीज हों, सीड्स हों, तो ये सीड्स इन पाउचेस के अंदर जाकर अटक जाएंगे और फिर इनमें सड़न पैदा हो जाएगी, जिससे कि इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और इंटेस्टाइन का परफोरेशन भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन डेवलप ना हो, इसी वजह से डाइवर्टिक्यूलोसिस वाले पेशेंट को हम ऐसा कोई भी फूड सब्सटेंस नहीं खाने के लिए देते हैं जिसमें सीड्स हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डिजीज एडीज मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता? जीका, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफस। The right answer is option D, टाइफस। टाइफस डिजीज को आप बुश टाइफस, स्क्रब टाइफस आदि के नाम से भी जानते हैं। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि ओरिएंटेशिया शू गैमुशी नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। ये चिगर्स, जिसे आप लार्वा माइट्स कहते हैं, इनके द्वारा बाइट करने पर ट्रांसमिट होता है। इसके अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो टाइफस डिजीज होने पर फीवर, हेडेक, बॉडी एक और कई बार बॉडी पर रैशेस भी देखने को मिलते हैं। जीका, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ये 4 ऐसे डिजीजेज हैं जो कि एडीज इजिप्टी मॉस्किटो द्वारा ह्यूमन में ट्रांसमिट किए जाते हैं। याद रखिएगा, प्रीवियस एग्जाम में इन सभी को पूछा गया है। जीका, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ये चारों ही एडीज मॉस्किटो द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम द मेन फोकस ऑफ हेल्थ केयर टीम इज ऑन द पेशेंट्स। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में हेल्थ केयर टीम का मेन फोकस किस पर रहता है? फंक्शनल डिसेबिलिटीज पर, फंक्शनल एबिलिटीज पर, अंडरलाइंग डिजीज दैट लीड टू डिसेबिलिटी, या फिर रिस्क फैक्टर दैट प्रीडिस्पोज्ड टू डिसेबिलिटी। The right answer is option B, फंक्शनल एबिलिटीज। जब किसी व्यक्ति को रिहैबिलिटेशन के लिए लेकर आया जाता है तो सबसे पहला हमारा टारगेट होता है कि हम इस क्लाइंट में मौजूद इलनेस या इंजरी और इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करें। जैसे ही हम इस चीज को करने में सफल होते हैं, उसके बाद हमारा पूरा फोकस रहता है कि क्लाइंट की जो फंक्शनल एबिलिटीज हैं उसे मैक्सिमाइज किया जाए, यानी कि ऐसा कुछ कर दिया जाए कि पेशेंट में डिजीज होने से पहले उसकी जो कार्य करने की क्षमता थी उसमें वो अचीव कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The condition when a rope may be perceived by a person as a snake in the dark is referred as. किसी अंधेरी जगह पर पड़ी रस्सी को सांप समझ लेना क्या कहलाता है? सस्पिशियसनेस, हेल्यूसिनेशन, इल्यूशन, डेल्यूशन। यस एग्जैक्टली, इट इज कॉल्ड हेल्यूसिनेशन। यहाँ पर रोप मौजूद है, रस्सी पड़ी है, तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, लेकिन अंधेरे के कारण हम इसे सांप समझ लेते हैं, तो ये हमारा मिस इंटरप्रिटेशन है। सो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की प्रेजेंस में आप रॉन्गली परसीव कर रहे हैं, ये कंडीशन इल्यूशन कहलाती है। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां पर कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई मौजूद ना हो, लेकिन क्लाइंट फिर भी वहां उसे परसीव करता है, तो ये कंडीशन हेल्यूसिनेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी न्यूबॉर्न बेबी में मैच्योरिटी को असेस करने के लिए कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है? अबगार स्कोर, बेलार्ड स्कोर, चंदेलर स्कोर, ओलिएंडर स्कोर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, बेलार्ड स्कोर। अबगार स्कोर एक वह सिस्टम है जो कि न्यूबॉर्न बेबीज में उनकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन को असेस करने में इस्तेमाल किया जाता है। बेलार्ड स्कोर तो मैच्योरिटी का असेसमेंट करवाता है, लेकिन अबगार स्कोर जो है फिजियोलॉजिक कंडीशन के असेसमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इसे जन्म के बाद 1 मिनट और 5 मिनट पर परफॉर्म करते हैं। मिनिमम स्कोर 0, मैक्सिमम स्कोर 10 होता है। मैक्सिमम स्कोर 10 आने पर बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है ये माना जाता है, और 0 स्कोर बच्चे के प्रॉब्लम में होने को बताता है। अबगार स्कोर जब भी आप चेक करें, वहां पर रेस्पिरेशन की बजाय हार्ट रेट को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि लगभग सभी न्यूबॉर्न बेबीज में जो रेस्पिरेशन होता है जन्म के तुरंत बाद इरेगुलर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे TNM क्लासिफिकेशन की। ये बेसिकली कैंसर की स्टेजेस को पता करने के लिए, कैंसर का कितना स्प्रेड हो चुका है इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर टी शब्द जो है ये ट्यूमर की लोकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी कैंसर पेशेंट में अभी ट्यूमर किस एरिया पर है इस चीज को बताने के लिए हम टी शब्द ट्यूमर का इस्तेमाल करते हैं। और एन शब्द का मतलब है ये कैंसर पेशेंट में कितनी नोड्स का, लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, इसे बताने के लिए यूज किया जाता है। और एम शब्द जो है मेटास्टेसिस कंडीशन को डिनोट करता है। अगर किसी क्लाइंट की कैंसर रिपोर्ट में TX लिखा हो तो इसका मतलब है कि जो ट्यूमर है वो अभी असेस नहीं किया जा सकता, यानी क्लाइंट में किसी भी प्रकार का ट्यूमर नहीं है। टी शब्द का मतलब होता है नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर। टी शब्द यदि सिंपल लिखा हो तो इसका मतलब है कि ट्यूमर नहीं है। और TIS का मतलब होता है ट्यूमर इन सीटू, यानी कि जिस जगह पर कैंसर की शुरुआत हुई है उसी जगह पर अभी ट्यूमर लोकेटेड है, उससे आगे ये नहीं बढ़ा है। इसके बाद आता है T1, T2, T3, T4। ये ट्यूमर के साइज को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जितना बड़ा ट्यूमर होगा उतना T इंक्रीज किया जाएगा। जैसे T1 T2 की तुलना में छोटा है, T3 T2 से बड़ा है, T4 सबसे बड़ा है। इस तरह से ट्यूमर के साइज को हम बताते हैं। नेक्स्ट आता है रीजनल लिम्फ नोड्स। अगर कहीं पर NX लिखा है तो हम यहाँ पर किसी भी लिम्फ नोड के इन्वॉल्वमेंट को असेस नहीं कर पा रहे हैं। N0 का मतलब है कि हमने किसी भी लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया है। और N1, N2, N3 बेस्ड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ रीजनल लिम्फ नोड्स, शरीर के किस किस हिस्से में कितनी नोड्स इन्वॉल्व हो चुकी हैं कैंसर द्वारा, इन सभी को बताने के लिए N1, N2, N3 आदि का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट आता है मेटास्टेसिस। कैंसर जिस जगह पर शुरू हुआ था यहाँ से निकलकर इसका कोई हिस्सा शरीर के दूसरे पार्ट्स में पहुंच जाता है और वहां पर भी कैंसर जनरेट कर देता है, तो इस चीज को आप मेटास्टेसिस के नाम से जानते हैं।
MX का मतलब होता है कि अभी मेटास्टेसिस को हम असेस नहीं कर पा रहे हैं। M0 का मतलब है कि किसी भी प्रकार की मेटास्टेसिस नहीं हुई है, यानी जिस जगह पर कैंसर था उसी जगह पे है और कहीं नहीं फैला है। M1 का मतलब होता है कि मेटास्टेसिस शुरू हो चुका है, कैंसर शरीर में एक हिस्से से निकलकर दूसरी जगह पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक बोन फीवर को आप और किस नाम से भी जानते हैं? टाइफॉइड, मलेरिया, मैलिग्नेंट फीवर या डेंगू फीवर? ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। डेंगू फीवर को हम ब्रेक बोन फीवर या हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। डेंगू एक वायरल डिजीज है जो कि अरबो वायरस या डेंगू वायरस द्वारा ट्रांसमिट होता है, और इसमें यदि आपसे वेक्टर पूछा जाए तो आप बताएंगे एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 78 years old client who has hypertension is beginning treatment with furosemide. Considering the client's age, what should the nurse teach the client to do? एक 78 ईयर्स का पेशेंट है जिसे हाई बीपी है यानी हाइपरटेंशन है, और ट्रीटमेंट के लिए उसे अब फ्रूसेमाइड यानी लैसिक्स दिया जा रहा है। इस क्लाइंट की एज को ध्यान में रखते हुए इस लैसिक्स से रिलेटेड कौन सा इंस्ट्रक्शन आप क्लाइंट को देना चाहेंगे? याद रखिएगा, एज पर गौर करिएगा और फ्रूसेमाइड पर गौर करिएगा और फिर अपना सिलेक्शन लीजिएगा। सबसे पहला ऑप्शन कहता है लिमिट फ्लूइड्स एट बेड टाइम, हम सोते समय लिमिटेड फ्लूइड देंगे। ऑप्शन 2 कहता है कि हम इसे अपनी पोजीशन धीरे धीरे बदलने के लिए कहेंगे। ऑप्शन 3 कहता है इस मेडिसिन को खाने के बीच में लेना है, खाने के साथ में लेना है। ऑप्शन 4 कहता है कि हमें स्किन ब्रेकडाउन को डेली असेस करना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2। जब भी किसी क्लाइंट को हम ओल्ड एज क्लाइंट को हम लैसिक्स इंजेक्शन देते हैं तो उन्हें ये बताया जाता है कि इस मेडिसिन के इफ़ेक्ट के कारण आपका जो ब्लड प्रेशर है वो पहले की तुलना में कम रहेगा। अगर आप लेटे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हैं और अचानक से उठना चाहते हैं, खड़ा होना चाहते हैं, वर्टिकल पोजीशन में आना चाहते हैं, तो आप अपनी पोजीशन को स्लोली चेंज करें। अदरवाइज अचानक से अगर आप पोजीशन चेंज करेंगे तो सडन हुए बीपी ड्रॉप के कारण आपको चक्कर आ सकता है, आप गिर सकते हैं, आपको इंजरी लग सकती है, चोट हो सकती है। तो इसी चीज को यहाँ पर बताना सबसे ज्यादा जरूरी था। इसके अलावा क्लाइंट जिस अनुपात में जिस रेशो से फ्लूइड ले रहा है वो लेता रहे, यहाँ पर कोई विशेष चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये जो फ्रूसेमाइड मेडिसिन है इसे हम खाने के साथ इसलिए देते हैं क्योंकि इससे जीआई इरिटेशन ना हो, और इस मेडिसिन को जनरली मॉर्निंग के समय में लेना आवश्यक है, ताकि रात में अगर आप इसे लेंगे तो बार बार यूरिन के लिए जाना होगा, इससे नींद खराब हो सकती है। लास्ट, इसमें इस मेडिसिन को लेने के बाद किसी भी प्रकार का स्किन ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलता। इट इज नॉट रिलेटेड विद दिस मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, providing education to the school, college and street children, prevention of drug addiction is an example of prevention. आप स्कूल, कॉलेज और गली मोहल्ले के बच्चों को ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड एजुकेशन देते हैं, ऐसा करके आप किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन का इस्तेमाल करते हैं? प्राइमरी, प्रीमोर्डियल, टर्सरी, सेकेंडरी? The right answer is ऑप्शन बी, प्रीमोर्डियल। आप स्कूल, कॉलेज, गली मोहल्ले के बच्चों को ड्रग एडिक्शन
ना होने के लिए समझाते हैं, ड्रग के एडिक्टेड ना होने के लिए समझाते हैं। इन बच्चों में अभी ड्रग एब्यूज़ का कोई सिम्पटम नहीं है, यानी कि किसी भी प्रकार का रिस्क फैक्टर अभी मौजूद नहीं है। रिस्क फैक्टर की बिना प्रेज़ेंस के आप इंडिविजुअल या मास लेवल पर अगर एजुकेशन देते हैं तो ये चीज़ प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an hypertensive patient has been admitted in the ward for observation. He informs the attending nurse about squeezing pain in the chest even at the rest. Which of the following action is necessary for this patient? आपके वार्ड में एक हाई ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट एडमिट हुआ। ये पेशेंट आपको कहता है कि उसके सीने में स्क्वीजिंग पेन हो रहा है, वो रेस्ट ले रहा है, फिर भी उसका दर्द खत्म नहीं हो रहा है। इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं, गिव आइबुप्रोफेन टैबलेट टू रिड्यूस पेन। आप इस पेशेंट को आइबुप्रोफेन टैबलेट देंगे ताकि पेन कम हो जाए। ऑप्शन बी, एडवाइज द पेशेंट टू मूव आउट फॉर फ्रेश एयर। आप इस पेशेंट को खुली हवा में घूमने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी, रेस्ट टू द पेशेंट एंड कॉल द अटेंडिंग डॉक्टर। आप पेशेंट को रेस्ट करने के लिए कहेंगे और तुरंत अटेंडिंग डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। ऑप्शन डी, इन्फॉर्म द पेशेंट दैट ही इज फाइन, नथिंग टू वरी। आप पेशेंट को समझाएंगे, घबराओ मत, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा है, देखने में डरावना है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन पूछी बहुत ही बेसिक चीज़ आपसे जा रही है। अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते। नॉर्सेट एग्ज़ाम 4 दिन बाद है आपका, वहाँ पर आपको इसी पैटर्न के लंबे लंबे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बस आपको फोकस्ड रहकर क्वेश्चन को समझना है कि वो आखिर क्या कह रहा है और फिर आंसर करना है। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, हम इस पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलेंगे और तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। जब भी किसी क्लाइंट को रेट्रो एक्सटर्नल चेस्ट पेन हो, यानी कि सीने में तेज दर्द हो, तो इसका मतलब है कि पेशेंट में हार्ट अटैक आने की संभावना है। अगर किसी पेशेंट के सीने में स्क्वीजिंग क्रशिंग टाइप का पेन है तो यहाँ पर पेशेंट के अंदर हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, physiological sterility is present in which of the following condition? किस कंडीशन में फिजियोलॉजिकल स्टेरिलिटी मौजूद हो सकती है? ट्यूबरकुलोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, बिफोर प्यूबर्टी, एशरमैन सिंड्रोम। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिफोर प्यूबर्टी। देखिएगा, स्टेरिलिटी का मतलब होता है किसी भी फीमेल में प्रेग्नेंट नहीं हो पाना। अगर ये बिफोर प्यूबर्टी होता है तो हम इसे फिजियोलॉजिकल स्टेरिलिटी कहते हैं। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, एंडोमेट्रियोसिस और एशरमैन सिंड्रोम ये सभी पैथोलॉजिकल स्टेरिलिटी को बताते हैं, यानी कि किसी डिजीज के कारण स्टेरिलिटी का होना पैथोलॉजिकल है और बिना किसी डिजीज के प्यूबर्टी से पहले स्टेरिलिटी का होना फिजियोलॉजिकल स्टेरिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो वायरस? पोलियो वायरस किस रूट से ट्रांसमिट होता है? ड्रॉपलेट, फीको ओरल, ट्रांसप्लेसेंटल, ऑल द अबव। The right answer is option B, feco-oral route.
फीको ओरल रूट का मतलब है कि जो वायरस है वो फीसेस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रेट आउट होता है और फिर ओरल रूट के थ्रू ये किसी और पर्सन तक ट्रांसमिट हो सकता है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर आर द सोर्स ऑफ फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन। नेक्स्ट important question. During ECT, electrodes are placed on. ECT प्रोसेस में इलेक्ट्रोड्स को किस जगह पर लगाया जाता है? सब मैंडिब्यूलर रीजन में, टेम्पोरल रीजन में, ऑक्सीपिटल रीजन में, सुप्रा मैंडिब्यूलर रीजन में। The right answer is option B, टेम्पोरल रीजन। टेम्पोरल रीजन को याद रखने के लिए आप सिंपली कनपट्टी वाला हिस्सा कह सकते हैं। कनपट्टी वाले हिस्से में ईसीटी प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो प्लेस किए जाते हैं। ईसीटी के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है यूनिलैटरल ईसीटी और दूसरा होता है बाइलैटरल ईसीटी। यूनिलैटरल ईसीटी के अंदर हम एक ही टेम्पोरल रीजन में, एक साइड के टेम्पोरल रीजन में इलेक्ट्रोड लगाते हैं, यानी एक ही इलेक्ट्रोड लगाते हैं। अगर पर्सन राइट हैंडेड है तो उसके लेफ्ट साइड में हम इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे और पर्सन यदि लेफ्ट हैंडेड है तो उसके राइट साइड ऑफ टेम्पोरल एरिया में इलेक्ट्रोड को प्लेस किया जाता है। अब बाइलेटरल जो ईसीटी की जाती है उसे एग्जैक्टली आपसे पूछ लिया जाए कि पर्टिकुलरली कहाँ लगाते हैं तो आप इस तरह से इसे बताएंगे कि पेशेंट की आईज के जो आउटर कैंथस होता है वहां से ट्रैगस ऑफ ईयर के बीच में इमेजिनरी लाइन को बनाते हैं और उसी जगह पर हम इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करते हैं। बेसिक एंड इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। The nurse is caring for a new mother. The mother asks why her baby has lost weight since he was born. The best explanation of the weight loss is किसी बच्चे का जन्म हुआ और जन्म के कुछ ही दिन बाद उसके शरीर का वजन कम होने लगा। इस पर उसके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए एज अ नर्स आप क्या आंसर देंगे? ऑप्शन ए, द बेबी इज डिहाइड्रेटेड ड्यू टू पॉलीयूरिया। बच्चे को डिहाइड्रेशन हुआ है पॉलीयूरिया के कारण, यानी अत्यधिक यूरिन आउटपुट के कारण, इसलिए उसका वजन कम हो रहा है। ऑप्शन बी, द बेबी इज हाइपोग्लाइसेमिक ड्यू टू लैक ऑफ ग्लूकोज। बच्चे में ग्लूकोज की कमी हो गई है, इसके कारण उसका वजन कम हो रहा है। ऑप्शन सी कहता है द बेबी इज एलर्जिक टू फॉर्मूला द मदर इज गिविंग हिम। बच्चे को आप जो फॉर्मूला फीडिंग दे रहे हैं उससे बच्चे को एलर्जी है, इस वजह से उसका वजन कम हो रहा है। ऑप्शन डी कहता है द बेबी कैन लूज अप टू 10% ऑफ वेट ड्यू टू म्यूकोनियम स्टूल, लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चे अपने शरीर का जन्म के बाद 10% वेट लॉस करते हैं क्योंकि उनका जो म्यूकोनियम स्टूल होता है उनमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड लॉस होता है और जब ब्रेस्ट फीडिंग शुरू की जाती है तब भी उन्हें कुछ लॉस होता है, इस कारण बच्चे का वजन कम हो रहा है। यस एग्जैक्टली, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। जन्म के 3 से 4 दिन बाद बच्चे के कुल वजन का लगभग 10% वेट कम हो जाता है। यानी कि मान लीजिए बच्चे का जन्म के समय वजन था 3000 ग्राम, यानी 3 किलो बच्चे का वजन था, तो 3 से 4 दिन बाद इसका 10% वेट कम हो गया। तो अगर आप 3000 ग्राम का 10% निकालेंगे तो ये आएगा करीबन 300 ग्राम्स, यानी 300 ग्राम वजन 3000 ग्राम के बच्चे का, यानी 3 किलो के बच्चे का 4 दिन पर
300 ग्राम वेट अगर कम हो जाता है तो इसका कारण म्यूकोनियम स्टूल का होना, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड लॉस का होना और ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत का होना माना जाएगा। और ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। जितना बच्चे ने ये जो वेट लॉस किया है 300 ग्राम, ये अगले हफ्ते तक या 10 दिनों में ये वापस इसे गेन भी कर लेता है। सो इट इज नॉर्मल फिनोमिना फॉर ऑल द बेबीज। इट इज नॉट टू बी वरीड फॉर these things. Next important question. A client with history of dysrhythmias is to wear a Holter monitor for 24 hours on an outpatient basis. What should the nurse teach the client to do while wearing this monitor? किसी व्यक्ति को होल्टर मॉनिटर 24 घंटे के लिए पहनाया गया है आउट पेशेंट बेसिस पर। इस पेशेंट को इस इक्विपमेंट को पहनाने के बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन देना आवश्यक है? आप इस पेशेंट से कहेंगे कि आपने अगर होल्टर मॉनिटर पहना है तो आप सभी मेडिसिन लेना बंद कर दें, या फिर आप कहेंगे कि आप माइक्रोवेव ओवन यूज़ ना करें। ऑप्शन 3 में बताया गया है कि आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका रिटर्न अकाउंट रखें, यानी उन्हें लिख कर रखें। ऑप्शन 4 कहता है कि आप रेगुलरली ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करते रहें। पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये होल्टर मॉनिटर आखिर क्या है। इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। अगर आपको किसी क्लाइंट के अंदर 24 आवर्स या इससे ज़्यादा समय तक लगातार ईसीजी को रिकॉर्ड करना है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना है, तो इस पर्पस के लिए इस होल्टर मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाता है। हॉस्पिटल में मौजूद ईसीजी मशीन से आप किसी एक समय पर हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अगर आप उस समय क्लाइंट की कंडीशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि इससे प्रॉब्लम क्या है, तो उस सिचुएशन में आप क्लाइंट को होल्टर मॉनिटर पहनने के लिए देंगे और कहेंगे कि आप दिन में जो भी एक्टिविटी पहले कर रहे थे उसी तरह से पूरे दिन काम करिए। बस आपको इस चीज़ को याद रखना है कि जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी हार्ट रेट नॉर्मल से बढ़ रही है या घट रही है या आपको कुछ एबनॉर्मलिटी फील हो, तो उस समय डालकर आपको लिख देना है कि इस समय मैं ये एक्टिविटी कर रहा था और मुझे ये चीज़ फील हुई। होपफुली अब आंसर को भी आप गैस कर गए होंगे। आपको पेशेंट को कहना है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं और जब भी आपको कोई हार्ट से रिलेटेड एबनॉर्मलिटी फील हो तो उस समय को डालकर वहां पर उस एक्टिविटी का नाम जरूर लिख दें, ताकि फिर जब आप हॉस्पिटल में 24 घंटे बाद जाएंगे तब आप डॉक्टर को ये बता सकें कि मुझे दिन में इतनी बजे ये काम करते समय ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और उस एक्टिविटी के साथ ईसीजी पैटर्न को कंपेयर करके डॉक्टर ये डायग्नोज करेंगे कि आपको एक्चुअली हार्ट की कौन सी प्रॉब्लम है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें अपकमिंग नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्विकली रिवाइज किया। अगर टीचिंग का ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रेगुलरली फॉर नर्सेस प्रिपरेशन चैनल पर आपकी तैयारी के लिए दोपहर 3 बजे और रात 8:30 बजे इसी तरह के एमसीक्यू सेशंस अरेंज किए जा रहे हैं। रेगुलर वीडियो अपडेट पाने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।